बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ऑडियो लीक्स मामले पर बनाया गया। ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन कायम किया और उस कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होंगे और 2 सूबों की अदालतें उसके चीफ जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट। अब ये जो 3 ऑनरेबल जजेस थे इन पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया गया। अब इस जुडिशल कमीशन का जो क़याम है उसको जब अमल में लाया गया तो इस कमीशन ने अपना काम शुरू किया और इस कमीशन के काम करने के बाद इमरान खान साहब ने इस कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए इस कमीशन की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस कमीशन की तैनाती को चैलेंज करते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच लार्जर बेंच तश्कील दिया गया और 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बना, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। अब ये जो 5 जजेस थे इन पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच ने इस कमीशन को काम करने से रोक दिया। जब इसकी समाअत हो रही थी तो उस समाअत के दौरान मैंने आज आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है इस व्लॉग में कि इस कमीशन की समाअत के दौरान मतलब इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पर ये उंगली उठाई गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि आप इस बेंच की सरबराही नहीं कर सकते, आप इस बेंच में शामिल नहीं हो सकते। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप अदलिया के मामलात में मुदाखलत ना करें, आप जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत ना करें। और अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो इस कमीशन को काम करने से नहीं रोक सकते। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने चूँकि हुक्मनामा जारी किया कि जी मेरी जो है वो स्वाबदीद होगी, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक बनेगा बेंच और मैं चाहूँगा तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जी वफाकी हुकूमत जो है वो जज साहिबान को कहे कि जी आप पर मुश्तमिल कमीशन बना रहे हैं, ये अदलिया के मामलात में मुदाखलत है, अगर हम इस तरह करेंगे तो आप हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी आप एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने बादियो नज़र में अपने आप को डिफेंड किया, अपनी पोजीशन को डिफेंड किया और साथ साथ उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को इस बात पर खबरदार किया कि आप होते कौन है मुझ पर बात करने वाले, आप होते कौन है मुझ पर उंगली उठाने वाले। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं जी उन्होंने 5 रुकनी बेंच जब बनाया तो 5 रुकनी बेंच ने दौरान समाअत जुडिशल कमीशन को काम करने से रोक दिया और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया था उसको मुअत्तल कर दिया गया। इस कमीशन के क़याम को इमरान खान साहब ने आप सबको पता है कि अदालत में चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि मुझे इस कमीशन की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत उज़्मा में चैलेंज कर रहा हूँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। अब जो हुक्मनामा है वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि ऑडियो लीक्स के तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पर हुक्म इम्तना और ऑडियो लीक्स का 19 मई का हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन पर अगली समाअत 31 मई को होगी। कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी अमल है। ये 5 रुकनी बेंच जो कमीशन को काम रोकने से बना, जो कमीशन को काम करने की कार्रवाई को रोकने पर बना, इस 5 रुकनी बेंच का मैं ये आपको तहरीरी हुक्म पढ़कर सुना रहा हूँ जो उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। उस पर जी ये है कि कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी अमल है। 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए चीफ जस्टिस से मशवरा ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जजेस को नामजद करने से जजेस पर शुबहात पैदा हुए, हुकूमत अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, कमीशन पर मज़ीद काम करने से रोका जाता है। 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया, बंदयाल, एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, शाहिद वहीद और हसन अजहर रिजवी। अब ये जो 5 जजेस हैं इन्होंने एक तो हुक्मनामा जारी कर दिया
और दूसरी जानिब जो ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन जो अपना काम कर रहा था उसने कार्रवाई रोक दी। अब ऑडियो लीक्स मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की रोशनी में कार्रवाई रोक दी और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने अदालत में चीफ जस्टिस साहब जो हैं जब वो अदालत में उनके सामने पेश हुए थे अटॉर्नी जनरल साहब, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने इस मुबैना ऑडियो लीक्स के ऊपर बनने वाला जो कमीशन है उसके सामने पेश होकर ये कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा वो मैं फैसला पढ़कर सुना रहा हूँ। तो आगे से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सवाल किया और उन्होंने आगे से ये कहा कि फायज ईसा साहब के सवाल बहुत अहम थे। उन्होंने पूछा कि आपको नोटिस था? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बोला कि नहीं, मुझे नोटिस नहीं था, वो मुझे बस वैसे ही जो है ना वो ज़ुबानी कलामी बता दिया गया था, वो ऐसे कह दिया गया था। अब अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं मंसूर अवान साहब, वो जिस तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने जाकर हुकूमती पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश की, इस पर हुकूमत को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब और दीगर जो वज़रा हैं उन्होंने शदीद बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को ये भी कहा कि आप एक बार जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो ज़रा पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि अदालत के सामने कैसे पेश होना, चीफ जस्टिस साहब को कैसे जवाब देना है। अब अटॉर्नी जनरल जब इतनी कमज़ोर बुनियादों पर इतने कमज़ोर जो है वो दलाइल पेश करेंगे तो अदालत में उनका मजाक उड़ेगा। जो सॉरी टू से वैसे अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट का प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर होता है जिसका ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होता है, अगर वो इस तरह से अदालत में जाकर अपनी बयानिए को अपने नैरेटिव को प्रमोट करेंगे जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है ना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो अटॉर्नी जनरल साहब जब अदालत में जाके इस तरह की बातें करेंगे तो सर फिर लोग मजाक उड़ाएंगे। तो अटॉर्नी जनरल साहब जो फायज ईसा साहब के सामने पेश हुए, फायज ईसा साहब ने ये भी कहा कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं और कोई हमें डिक्टेट ना करे। टीवी पर आकर बैठकर भाषण देते हैं और टीवी पर बैठकर जो है वो कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो 5 रुकनी जो बेंच है वैसे उसने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को काम करने से तो रोक दिया, लेकिन जब कमीशन पर काम करने की बात हो रही थी तो ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने जो कार्रवाई रोकी है उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपना हुक्मनामा जारी करेंगे, तो आज की कार्रवाई का हुक्मनामा जारी करेंगे। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने ये 5 रुकनी बेंच बनाकर इस पर काम करने से रोका इंक्वायरी कमीशन को, तो अब ये बातें भी हो रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनकी सास की मुबैना ऑडियो लीक हुई और वो किसके साथ हुई, वो जो इमरान खान साहब के जज हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब। अब वो जो इमरान खान साहब के वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उनकी एहलिया राफिया तारिक और उमर अता बंदयाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी सास महाज बीन नून। अब ये 2 खवातीन के दरमियान एक ऑडियो लीक हुई, 2 खवातीन के दरमियान एक गुफ्तगू हो रही थी और दोनों खवातीन की एक ऑडियो लीक होती है और उस ऑडियो में इमरान खान की मोहब्बत का जिक्र हो रहा होता है। अब चीफ जस्टिस साहब अपनी पोजीशन को कैसे डिफेंड कर रहे हैं कि वो एक जानिब तो कह रहे हैं कि जी हमारी इजाज़त लाजमी थी और जो इंक्वायरी कमीशन बना वो गवर्नमेंट ने बादु नज़र में गलत किया कि अदलिया के मामलात में मुदाखलत की। चलें ठीक है, मान लिया कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत किया और हुकूमत ने इस बात पर डंडी मारी होगी कि हुकूमत ने एक कमीशन बना दिया और वो कमीशन नहीं बनाना चाहिए था। चीफ जस्टिस साहब की मुशावरत लाजमी थी, बिल्कुल ठीक बात है और मुशावरत जो है वो लाजमी अमल है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं अगर वो यही 5 जजेस बिठाकर इसी के ऊपर ऑडियो लीक्स के ऊपर खुद समाप्त कर देते हैं तो सर उससे चीफ जस्टिस साहब का जो कंडक्ट है वो मेलाफाइडी हो जाएगा। वो इस तरह से कि उनकी सास की ऑडियो है और उनकी सास मुखातिब है इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं उनकी एहलिया जो हैं उनके साथ। अब वो डायरेक्टली कांटेक्ट हुआ, ठीक है, इमरान खान साहब जो हैं उनके वाले से फिर कल को ये भी बात होगी कि जी उनके हक में फैसला आ गया और इमरान खान साहब जिनकी पार्टी बड़ी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है कि करके लोग छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ वैसे इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब को जिस तरह से अदालतों से बंडल रिलीफ के बंडल पैकेजेस मिले, उनको बार बार अदालतों से रिलीफ मिलता रहा और उनके लिए कानून कुछ हो रहा है और दूसरों के लिए कानून कुछ हो रहा है। तो बकौल फिरदौस आशिक अवान,
फिरदौस आशिक अवान साहिबा फरमा रही हैं कि ये जो अदालतें हैं ये सासू माँ की अदालतें हैं। अब वो ये बात कर रही हैं, ये बात मैं नहीं कर रहा। वो उनकी पार्टी की सीनियर टॉप लीडरशिप में आती थी, मुआवने खसूसी रहीं बुराई इत्तलात व नशरियात की, स्टेट मिनिस्टर रहीं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। इमरान खान साहब ने उनको अपना मुआवने खसूसी बनाया इत्तलात व नशरियात का। तो मैं हैरान हूँ वैसे इन लोगों के ऊपर कि वो लोग आज ये बात कर रहे हैं इमरान खान साहब को मिलने वाले अदालती फैसलों और अदालती रिलीफ से मुतल्लिक जो इमरान खान साहब की पार्टी में थे। अब वो लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन सर 183 के तहत जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो इसकी मेंटेनेबिलिटी देखी जाती है। अब अटॉर्नी जनरल बगैर नोटिस के अदालत में पेश होंगे और फिर उनको कहा जाएगा और पूछा जाएगा कि जी आपको नोटिस मिला, तो वो कहेंगे कि जी नहीं मुझे तो नोटिस नहीं मिला, मुझे जुबानी कलाम में बता दिया गया था। तो इससे गवर्नमेंट की इंसल्ट होगी, इससे गवर्नमेंट के नैरेटिव को नुकसान पहुंचेगा कि हुकूमत जो कह रही है कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो, मैंने बताया ना आपको कि गवर्नमेंट के प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर के तौर पर देखे जाते हैं। तो जब अटॉर्नी जनरल साहब अदालत में पेश होके कहेंगे फाइज साहब को कि जी नहीं सर मुझे तो नोटिस नहीं मिला, तो फिर आप भाई वहां पर गए क्या थे करने? आपको जो पता है, जब आप चीफ जस्टिस के ऊपर तहफुजात कर रहे हैं, तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, और आपको पता है एक ऐसा बेंच बना है जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, इज्जत माप चीफ जस्टिस को साइड पर रखते हुए मैं बाकी जजेस के ऊपर बात कर लेता हूँ। जस्टिस एजाजुल हसन साहब जिनकी तारीख भरी पड़ी है कि वो नून लीग के खिलाफ फैसले दे चुके हैं और जितने भी केसेस हैं उसमें हुकूमत के खिलाफ वो फैसले देने में उनका नाम शामिल है। तासुब से बड़े फैसले हैं या जो भी है, ये एक हुकूमत का इल्ज़ाम है उनके ऊपर और हुकूमत उन पर यह इल्ज़ाम आयद करती है कि वो बार बार हमारे खिलाफ तासुब से बड़े फैसले दे चुके हैं। फिर आ जाए जी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जिन्होंने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला दिया, आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक, जिसमें कहा जाता है कि जी उन्होंने आइन को रीराइट किया और उसी फैसले के हवाले से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उसी फैसले की रोशनी में, आर्टिकल 63A की रोशनी में परवेज लाई सिलेक्टेड वज़ीर आला बने पंजाब के और उनको जिस तरह से वज़ीर आला बनाया गया, वो तो बाजवा साहब कह रहे हैं ना शायद मैतला को इंटरव्यू देते हुए कि परवेज लाई ने जब कहा कि जी आप हमारे मौसिन हैं तो मुझे परवेज लाई जो है वो बड़ा अच्छा लगा और मैंने उसको वज़ीर आला बनवा दिया क्योंकि मुझे हमजा शहबाज की शक्ल पसंद नहीं थी। तो वो मुनीब अख्तर साहब को भी आप साइड पर कर दें। फिर आ जाते हैं जी जस्टिस शाहिद वहीद साहब। अब जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए बतौर जूनियर जज और उनके नाम पर भी बड़ा फटा पड़ा था। जब उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया था तो उस वक्त ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि जस्टिस शाहिद वहीद साहब जो हैं वो मोस्ट जूनियर जज हैं और उनको इसलिए लाया गया सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि वो बंदयाल साहब के राइट हैंड थे और बंदयाल साहब की गुड बुक्स में आते थे। तो ये भी एक इल्ज़ाम है हुकूमत का कि जी वो भी बेंच में शामिल थे। फिर उसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो सिंध हाई कोर्ट के मोस्ट जूनियर जज थे, उनको उठा के सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो ये जो अल जिहाद ट्रस्ट केस था वो बेसिकली जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक था और अल जिहाद ट्रस्ट केस के मुताबिक जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। ये जो केस था इसके अंदर मेरिट्स लागू होने थे और ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये रवायत है कि वो जूनियर जजेस आ रहे हैं और ये रवायत बड़ी पुरानी थी कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो उन्होंने ये रवायत डाली थी। उसके बाद साकिब निसार ने ये रवायत डाली, फिर उसके बाद वो जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने रवायत डाली, फिर जस्टिस गुलजार साहब ने रवायत डाली और जस्टिस गुलजार साहब के दौर में तो मुझे याद है जस्टिस आयशा मलिक जो लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई, पहले तो उनका नाम रिजेक्ट हुआ था। जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था तो उनका नाम टाई होने से रिजेक्ट हो गया था, तो उसके बाद दोबारा उनका नाम पेश किया गया और जस्टिस गुलजार साहब जो थे वो चाहते थे कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जज बने और जस्टिस आयशा मलिक के नाम के ऊपर आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में वकला ने और दूसरे जो बार एसोसिएशन है उसने भी बड़ा प्रोटेस्ट किया था उनके नाम के ऊपर कि उनको जूनियर जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया जा रहा है। भाई ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है कि वो जज जिसने मेरिट के ऊपर आना है उसका आपने मेरिट ही कत्ल कर दिया, उसके मेरिट का ही कत्ल आम कर दिया। तो असल जो है ना चीज़ वो ये है जिस पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ कि आप ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन जरूर बनाएं,
ठीक है, हुकूमत गलत है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को हमसे पूछ कर ये काम करना चाहिए था, और वो जो जज साहब, ये जज साहिबान इस कमीशन के अंदर बैठे हैं, उनको मेरी मुशावरत से ये सारा कुछ करना चाहिए था, या मेरी मुशावरत लाजमी थी, या मेरी मुशावरत जो है वो एक लाजमी अमल है। तो सर, जब आप मुशावरत की बात कर रहे हैं तो बंदयाल साहब आप ही की अदालत में वो जो डिवाइड है, वो जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार, वो जो 8 महीने 9 महीने वो जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट में अब चूंकि अब तक वो 2 जजेस जो हैं उनकी असामियाँ खाली हैं, 15 जजेस हैं, ठीक है, तो 17 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में टोटल, लेकिन अभी तक 2 जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। वो 2 जज साहिबान, जिसमें जस्टिस कैसरा रशीद और जस्टिस अहमद अली शेख का नाम दिया जा रहा है, तो अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो बंदयाल साहब जो हैं उनको पहले तो अपने घर में तकसीम को ख़त्म करना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि बंदयाल साहब ये बात करें कि जजों को मुझसे मुशावरत करनी चाहिए, तो सर इज्जत माप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से पूछा जाए कि आप कहते हैं कि जी जजेस को आपसे मुशावरत करनी चाहिए, लेकिन वही जज साहिबान जिनको आप मुशावरत का सबक पढ़ा रहे हैं, उन्हीं जज साहब, वही उसी अदालत के एक जज जस्टिस काजी फाइज ईसा जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होंगे, उनको तो आपने बेंच में भी नहीं बिठाया कभी, उनको तो आपने अपने साथ किसी सियासी केस में शामिल नहीं किया। तो वो जज साहब आपसे कैसे मुशावरत कर सकते हैं? अगर वो फैसला मेरिट के ऊपर आता है कि जी ठीक है जी ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन कायम हो गया, और वो कमीशन मेरिट के ऊपर फैसला दे देता, और उसमें ये होता कि जी चीफ जस्टिस साहब की सास को बुलाया जाता और उनको तलब किया जाता और उनको सज़ा सुना दी जाती, या उनको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा तजवीज़ कर दी जाती, तो क्या बंदयाल साहब इस कमीशन के फैसले को मानते? कभी भी ना मानते। वो कहते कि जी ये तो कमीशन बना ही सिरे से गलत था। तो इसी तरह के सर, अगर आप ये कहेंगे कि जी वो जज जो है वो उसमें नहीं बैठ सकता, वो उसमें नहीं बैठ सकता, तो सर फिर तो जो आप जज साहिबान बिठा रहे हैं उन पर तो हुकूमत को पहले दिन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इज़्ज़त माप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिनकी बड़ी ऑनर है, बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने बहुत अच्छे फैसले भी किए, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, जो बात ठीक है वो ठीक है, लेकिन अगर इज़्ज़त माप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इमरान खान साहब के अदालत में पेश होने पर ये कहेंगे कि जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, तो सर फिर इस तरह के जो रिमार्क्स हैं, इस तरह के जो जजमेंट्स हैं, उन पर क्रिटिसाइज होगा। वो नवाज शरीफ की दफ़ा देखकर अदालतों को खुशी नहीं हुई, वो शहबाज शरीफ की दफ़ा, वो शाहिद खाकान की दफ़ा, मरियम हमजा, खुर्शीद शाह, फरियाल तालपुर, जरदारी की दफ़ा देखकर उन अदालतों को इस बात पर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई कि जी वो अदालत में पेश हो रहे हैं, बल्कि इस बात पर इस हद तक खुशी थी साकिब निसार के दौर में कि नवाज शरीफ जेल में है, मरियम जेल में है, हमजा जेल में है, फवाद हसन फवाद जेल में है, आहद चीमा जेल में है, शहबाज शरीफ जेल में है। तो सर जब इस तरह के फैसले आएंगे तो क्रिटिसाइज होगा। अदालतों ने अगर अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने म्यार को गिराना है तो ठीक है, फिर सो बिस्मिल्लाह। वो जो आज तनकीद हो रही है वो होती रहेगी, फिर इसी तरह ही होगी। तो इमरान खान साहब जो हैं जी, जब वो गिरफ्तार हुए थे, और इसी जो है ना केस की कड़ियाँ कहीं और से जाकर भी मिलती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑडियो लीक्स पर कमीशन का क्याम हुकूमत ने इसीलिए अमल में लाई है हुकूमत के, इस पर भाई इंक्वायरी होनी चाहिए। वो जो ख्वाजा तारिक रहीम है जिसने पूरी अदालत के सिस्टम को मफलूज किया हुआ है, वो बंदा कहता है कि जी मुझे पता है फैसला कल क्या आना है, तो वो शख्स को कैसे पता लगता है जी कि ये फैसला आ रहा है? और दूसरा, वो बंदा पहले बता देता है कि जी ये फैसला आने वाला है, और सारे जो हैं वो चौकस हो जाती है। और वो कह रहा है ना अब्दुल कयूम सिद्दीकी को, वो जो जियो के सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे उस्ताद मोहतरम, उनको कह रहा है कि जी कल है होना है, इमरान खान है हो जाना, इमरान खान साहब को अदालत से रिलीफ मिल जाता है। तो इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जो 9 मई के वाक़यात हैं, उससे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि इमरान खान साहब जो गिरफ्तार हुए थे, और इमरान खान साहब को इसीलिए अरेस्ट किया गया था कि उनके ऊपर अल जिहाद ट्रस्ट करप्शन केस का जो है एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि उन्होंने जो है वो गलत काम किया, उन्होंने करप्शन की, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, संगीन एलिगेशंस थे, बहुत बड़े इल्ज़ाम थे, तो उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसके ऊपर होता क्या है, अब आपने ये बात बड़े गौर से सुननी है। अब इमरान खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो उनकी गिरफ्तारी के बाद के सिनेरियो के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उनकी गिरफ्तारी के बाद
जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो था उसमें ये होता है कि जी इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है और उसके बाद जिस तरह से अदालत में उनको पेश किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उनको फारग कह देती है कि जी इनको रिहा कर दो, इनको फौरी तौर पर ज़मानत दे दी जाती है। तो उसके ऊपर एक मैं वैसे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब मैं आपके सामने एक बात रखूँगा। एक सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं आर्मी के अंदर, वो उमर अता बंदयाल साहब को कहते हैं कि जी हमारे में तो बड़ा शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है, बहुत शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके ऊपर आपने तो कंडेम तक नहीं किया और आपने मजम्मत तक नहीं की, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को अदालत से रिलीफ मिलना ये एक सवालिया निशान है। तो उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो खामोशी से सुन रहे होते हैं, ये हुई है गुफ्तगू हुई है इस हवाले से। और उमर अता बंदयाल साहब जो हैं फिर उनके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी ये जो अदालतें हैं ये इमरान खान साहब के घर की अदालतें बनी हुई हैं कि उनको रिलीफ मिलता है, उनको कहा जाता है कि जी आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, आपको जमानत दे रही है, उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, आप यहाँ पर आए हैं, हमें देखकर बड़ी खुशी हुई, आप बहुत बड़े लीडर हैं, आपका बड़ा नाम है, आपका बड़ा मुकाम है, आप चाय शाय पिएं, आप गेस्ट हाउस में बैठें, आप सैर सपाटे करें, आप गपशप लगाएं और इजी हो जाए। तो फजलुर रहमान साहब जब ये बात करते हैं तो फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अगर अदालतें इसी तरह फैसले देती रहेंगी तो क्रिटिसाइज होगा। तो फिर हुकूमत ऐलान करती है, पीडीएम की जमातें ऐलान करती हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करेंगी, वो वहां पर धरना देंगी। तो उमर अता बंदयाल साहब को पता चलता है कि जी बाहर तो धरना हो रहा है, ठीक है। तो हुकूमत उसके बाद एक और फैसला करती है कि उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा और उस हवाले से पार्लियामेंट अलर्ट होती है और पार्लियामेंट के अंदर ये डिबेट होती है और पार्लियामेंट में जो स्पीकर कौमी असम्बली है राजा परवेज अशरफ साहब वो एक कमेटी बना देती हैं कि वो कमेटी जो है वो इतने दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद वो रिपोर्ट जब पेश हो जाएगी तो वो जो रेफरेंस है वो मूव ऑन होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जहाँ पर जजेस का इत्तेसाब होता है। तो बंदयाल साहब जी उसके बावजूद मतलब इमरान खान साहब को रिलीफ पे रिलीफ, रिलीफ पे रिलीफ, फिर रिलीफ पे रिलीफ। और जब इस तरह के रिमार्क्स कि जी आपने हमसे पूछ कर करना है तो सर फिर बहुत अच्छा है कि आप अपने घर के अंदर जो डिवाइड है उसको ख़त्म कर दें, आप अपने घर की तकसीम को ख़त्म कर दें ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार जो है ना, एक बार ये खड़ा कौन है, ये किसी की गलत फहमी है। अगर तो कोई समझता है कि जी ये मामला बैठ जाएगा तो ये गर्दो गुबार जो उड़ रही है ये बैठने वाली नहीं है। ये मामला चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक भी जा सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बात उमर अता बंदयाल साहब के इस्तीफे तक जा सकती है। अगर इमरान खान साहब को इसी तरह रिलीफ मिलता रहा तो फिर वो जो ताकतवर है वो हाथ खड़े कर देंगे और वो कहेंगे कि जो 9 मई के वाकयात हैं, जिस तरह लोग पीटीआई छोड़कर गए, उमर अता बंदयाल साहब को पहले इस बात पर वार्न किया गया था और कहा गया था कि खुदा का वास्ता आप इमरान खान की मोहब्बत से बाहर आ जाएं। लेकिन नहीं, वो मोहब्बत के फैसले हैं, मोहब्बत भरे फैसले हैं, वो जी किसी की मोहब्बत में आ रहे हैं। लेकिन अगर वो इसी तरह ही होता रहा तो सर फिर सॉरी टू से फिर ये निज़ाम अदल जो है वो ऐसे नहीं चल सकता। हुकूमत तो कह चुकी है कि हम तो रेफरेंस लाएंगे और फिर बंदयाल साहब मुझे लगता नहीं है कि सितंबर तक अपने सौदे पर कंटिन्यू कर सकेंगे, क्योंकि उनके लिए बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ। आगे क्या होता है वक्त बताएगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।